अस्सलामुअलैकुम, अस्सलामुअलैकुम, अस्सलामुअलैकुम। आप खुश आमदीद कहेंगे। आकाश यासीन आपसे मुखातिब है। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे, बिल्कुल सेहतमंद होंगे। प्रोग्राम सेहत और तंदुरुस्ती आप देख रहे हैं। मंगल के रोज़ ये प्रोग्राम आप K2 की स्क्रीन्स पर देख सकते हैं 7 से 8 बजे। और बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से आपके मसाइल जो हैं इस प्रोग्राम के थ्रू दूर किए जाते हैं। जो मसाइल होते हैं, जो सवालात होते हैं, आपको उनका जवाबात दिए जाते हैं। सब कुछ आपको बताया जाता है सेहत और तंदुरुस्ती में, आपकी सेहत के हवाले से। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। और ये जो नया मौसम आ रहा है, सर्दियों से निकल चुके हम लोग, और ये जो नया मौसम आ रहा है इसको एंजॉय भी कर रहे होंगे। स्प्रिंग आ रहा है, बहार आ रहा है, लेकिन अपने साथ कुछ बीमारियां लेकर आ रहा है। उन बीमारियों पर आज बात की जाएगी। हमारे साथ हमारे स्टूडियोज़ में डॉक्टर हसीब खानज़ादा भी मौजूद हैं। और अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। मौसम चेंज हो रहा है, नया मौसम आ रहा है, नई बीमारियां साथ लेकर आ रहा है, और भी बिल्कुल। बहुत कुछ लेकर आ रहा है, वो भी आपको बताएंगे। आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं, यानी कि लाइव कॉल्स भी हमें कर सकते हैं। कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे 051-410-2249 पर आप हमें कॉल्स कीजिए, और जो भी आपके सवालात हैं वो हमारे डॉक्टर साहब के सामने रखिए। उसके अलावा आप डॉक्टर हसीब खानज़ादा को भी कॉल कर सकते हैं, यानी कि उनका नंबर भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। 0300-911-6681 पर आप डॉक्टर हसीब जो है उनसे कॉल पर राबता कर सकते हैं। उसके अलावा उनको मैसेज भी कर सकते हैं, जो आपकी रिपोर्ट्स हैं वो भी आप शेयर कर सकते हैं डॉक्टर हसीब खानज़ादा साहब से। 0300-333-9378। सबसे पहले तो यही होता है कि भाई आपको नंबर बता दिए जाएं ताकि आप हमें कॉल्स करें, और जितनी ज़्यादा कॉल जो है हम अपने प्रोग्राम में शामिल कर सकें, हमें खुशी महसूस होती है आपके जो मसाइल हैं उनको हल करके। अब बढ़ेंगे अपने डॉक्टर की जानिब। डॉक्टर आज टाइम पर आ गए? नहीं, लास्ट वीक भी आप टाइम पर आ गए थे। वक्त की पाबंदी जो है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपसे जितनी देर आपकी जो कॉल्स आती रहती हैं, आप जब मुस्तफ़ीद होते हैं तो हमें यहाँ पर बैठ के बहुत खुशी महसूस होती है। सबसे पहले बढ़ेंगे जो आज के हमारे सवालात हैं, यानी कि जो मेरे सवालात हैं, मैंने आपसे जानना है। सबसे पहले मौसम चेंज हो रहा है और जी। अपने साथ एक एलर्जी को लेकर आ रहा है, पोलन एलर्जी। सबसे पहले तो डॉक्टर हमें ये बताएं कि पोलन एलर्जी जो है वो है क्या? पोलन एलर्जी जो है वो आपके जब पौधे दरख्त और वो जब पोलिनेशन होती है, ठीक है, आप देखते हैं ना इस मौसम में पत्ते गिर जाते हैं और दरख्त जो सारे हैं वो खुश्क हो जाते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद स्प्रिंग का मौसम जब आता है तो नए फूल निकलते हैं, नए पत्ते निकलते हैं। तो इसी प्रोसेस में जो है पोलिनेशन हो रही होती है, ठीक है। तो फिर हम में से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इन पोलन से जो है उनको एलर्जी हो जाती है। जब पोलन ग्रेन्स जब एनवायरनमेंट में होते हैं काफ़ी मिकदार में, तो उसकी वजह से कुछ लोगों को इससे रिएक्शन होता है और जिस्म जो है वो हिस्टामीन जो है वो रिलीज़ करता है, जिसके नतीजे में छींके आना और नज़ला बहना, और इसकी जो शिद्दत है वो सुबह के वक्त ज़्यादा होती है और शाम के वक्त इसकी शिद्दत ज़्यादा हो जाती है। लेकिन जिस वक्त धूप लग रही होती है दिन के दौरान इसकी शिद्दत जो है वो कम होती है। और ख़ास कर उन इलाकों में जहाँ पे फूल पत्ते दरख्त वगैरह ज़्यादा होते हैं, तो उन इलाकों में ये ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। अच्छा, इससे बचा कैसे जा सकता है? इस एलर्जी से जो बचना चाहते हैं वो क्या करें? ठीक है, इससे बचना अगर चाहते हैं तो विटामिन सी का इस्तेमाल इसमें बहुत ज़रूरी है। अगर आप माल्टे खाएंगे, कीनू वगैरह, जितने भी विटामिन सी वाले खुराक हैं उस पर आप ज़्यादा करेंगे तो आपका जो हिस्टामीन है वो कम रिलीज़ होगा और आपको एलर्जी कम से कम होगी। लेकिन और भी इसमें एहतियाती तदाबीर आप कर सकते हैं, जैसे कि अगर सुबह के वक्त आप बाहर निकल रहे हैं और आपको पोलन एलर्जी है तो आप मास्क पहन लिया करें, डबल मास्क पहन लिया करें। और शाम के वक्त अगर निकलते हैं तो भी आप मास्क पहन सकते हैं। लेकिन इसका इलाज भी मौजूद है, होम्योपैथिक में इसका इलाज भी मौजूद है। जो दूसरी साइड है उसमें वैक्सीनेशन की जाती है, लेकिन वैक्सीनेशन बाज़ औक़ात एक सीज़न तो पेशेंट का निकाल देती है, लेकिन नेक्स्ट सीज़न में फिर वो वैक्सीन काम नहीं करती, उसको
एलर्जी अच्छा, दोबारा। जो पोलन एलर्जी है, कौन से ऐसे पेशेंट हैं जिस पर ज़्यादा ये मतलब असर अंदाज होती है? ये तो किसी भी इंसान की बैड लक हो सकती है, ठीक है, इम्यून सिस्टम के रिलेटेड बीमारी है, ज़रूरी नहीं है कि हर बंदे को हो, कि किसी ना किसी, यानी 100 में से 2 बंदे ऐसे हो सकते हैं जिनको इम्यून सिस्टम जो है वो इन पोलन ग्रेन्स की तरफ रिएक्ट करे और हिस्टामीन जो है वो काफ़ी मकदार में रिलीज़ करे, जिसके नतीजे में जिस्म में जो है ये रिएक्शन शुरू हो जाता है, इस छींके आना, आंखों से पानी आना, सर भारी रहना और आंखें लाल हो जाना, खांसी, इस तरह और भी इसके साथ काफ़ी अच्छा, सिम्टम्स आपने नेक्स्ट ईयर की बात की कि जब दोबारा साल आता है तो दोबारा आपको ये चीज़ हो सकती है, तो मतलब एक ही मरतबा में ख़त्म नहीं हो सकती? होम्योपैथिक में या एलोपैथी में कोई ऐसा इसका इलाज नहीं है कि मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाए, नेक्स्ट ईयर आप ना हो, 100 में से जो 2 लोग हैं वो भी ना हो? एलोपैथिक में तो इसका इलाज नहीं है, एलोपैथिक में तो इसका वैक्सीन है, लेकिन वैक्सीन वक्ती तौर पे आराम दे देता है, ठीक है, लेकिन हमारा जो इम्यून सिस्टम है, जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है, ये किसी भी वैक्सीन से बालातर है, ठीक है। अगर वैक्सीन जितना भी अच्छा आप लगा ले तो इम्यून सिस्टम आपका हमेशा डोमिनेट करता है, ठीक है। उस वैक्सीन के ख़िलाफ़ आपका इम्यून सिस्टम जब डोमिनेट करता है तो वही किस्सा दोबारा शुरू हो जाता है, फिर अगर सीज़न आता है आपको फिर एलर्जी होना शुरू हो जाती है। लेकिन जब हम होम्योपैथिक में इसका इलाज किया जाता है, होम्योपैथिक में ऐसी दवाइयाँ हैं जिसे हम एंटीमियाज़मेटिक कहते हैं, ठीक है, जिसका काम इम्यून सिस्टम पे होता है, वो आपके इम्यून सिस्टम की करेक्शन करता है और इम्यून सिस्टम को इन्हेंस करता है, तो उस वजह से फिर पेशेंट को कोई तकलीफ़ नहीं होती और आने वाले सीज़न में भी पेशेंट बहुत कम से कम सिम्टम्स महसूस करता है। लेकिन हम देखते हैं कि हमारे वो पेशेंट जो पिछले साल स्प्रिंग में एलर्जी के हवाले से आए थे, 1 महीना उन्होंने मेडिसिन खाई होती है, उनका वो सीज़न गुजर जाता है, लेकिन चूंकि वो फॉलो अप नहीं कर पाते, 3 महीने तक फॉलो अप अगर पेशेंट करता है इस ट्रीटमेंट का तो दोबारा अगले सीज़न में फिर वो इफ़ेक्ट नहीं होता। लेकिन हम देखते हैं कि दूसरे साल वो वही पेशेंट दोबारा नज़र आने लग जाते हैं। बातों का सिलसिला जारी और सारी है, लेकिन हमारा जो मेन मकसद है वो है आपकी कॉल्स लेना, आपके मसाइल सुनना और उनका हल देना। देखते हैं अभी हमारे साथ लाइन पर कौन मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन साहब और कहाँ से? मैं मुजफ्फराबाद से शुएब बात कर रहा हूँ, दार कश्मीर से। जी सर, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि मेरे वालिद साहब का जो है ना वो टांगों का इशू है। आप टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए, हम आपको सुनना चाह रहे हैं। बंद करो, एक मिनट मैम करती हूँ। हेलो जी जी सर, सवाल बताइएगा। जी, वो मेरे वालिद साहब का इशू है ये टांगों का, ठीक है, तो उनके लिए हम वो मेडिसिन लेके आते हैं इधर से, ये होम्योपैथी की है, ठीक है, ये मानसेरस है, तो उससे कोई खास फर्क नहीं आ रहा। ठीक हो गया। उनको स्किन की कोई प्रॉब्लम है उनको? जी, उनको कोई स्किन की प्रॉब्लम है? नहीं है, स्किन का इशू नहीं है। उनको अभी क्या प्रॉब्लम है, जरा खुल के बताएं, वाज़ेह तौर पे बताएं। ये मैं उनकी बात करवा दूँ। वालेकुम सलाम, जी बताएं। डॉक्टर, मेरे जो पाँव है ना ये सुन्न हो जाते हैं। पाँव सुन्न हो जाते हैं, ठीक हो गया। जो पिनिया है ना इनमें दर्द होता है। ठीक हो गया। और आप जब चलते हैं तो आपके पाँव थक जाते हैं जल्दी? चलता हूँ, चलने और थक जाता हूँ मैं। ठीक हो गया। आपकी उम्र कितनी होगी? उम्र मेरी 65 साल। ठीक हो गया, ठीक हो गया। और आपने कभी कोई MRI वगैरह करवाई है, टेस्ट करवाए हैं? नहीं, कोई नहीं कराया मैंने। और कमर में तकलीफ है आपको? कमर में तकलीफ है, आपकी ये दवाइयाँ खाता हूँ, ठीक हो गया, थोड़ा बेहतर हो गया हूँ। अच्छा, ठीक हो गया। मैं कुछ 1-2 दवाइयाँ आपको बता रहा हूँ, ये आपने इस्तेमाल करनी है, ठीक है? बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी ठीक हो गया। तो टांगों का सुन्न होना या कमज़ोर होना या दर्द होना और उसके साथ जो है कमर में भी तकलीफ़ होना, ये इस बात की अलामत है कि हमारे जो शियाटिक नर्व्स हैं जो टांगों की तरफ आए हुए हैं रीढ़ की हड्डी से गुज़रते हुए,
اس میں بعض اوقات کمپریشن آ جاتی ہے جس کے نتیجے میں اس طرح کی علامات نظر آتی ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ بھی اس کی وجہ ہے جیسے کہ ڈائبٹیز ہو گیا. ٹھیک ہے, ڈائبیٹک نیوروپیتھی بھی ہو سکتی ہے یہ. ٹھیک ہے, اگر ڈائبٹیز ان کو ہو تو یہ ڈیفینیٹلی پر ڈائبیٹک نیوروپیتھی ہی ہوگی. لیکن چونکہ انہوں نے بتایا کمر کی تکلیف بھی ہے ساتھ اور چلتے ہیں تو تھک جاتے ہیں, ٹانگیں کمزور ہو جاتی ہے, تو اس میں دوائی ہے کلکیریا فلور. کلکیریا فلور, جی, کلکیریا فلور 6x پوٹینسی میں. ٹھیک ہے, یہ 4 گولی 3 ٹائم استعمال کریں گے تو انشاءاللہ ان کو آرام آئے گا. اور دوسری دوائی ہے جینی پائلم. جینی پائلم بالکل جی, یہ 30 پوٹینسی میں استعمال کریں گے 5 قطرے تو انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ ان کو آرام آنا شروع ہو جائے گا. وقت کے ساتھ ساتھ ان کو آرام آ جائے گا. لیکن ڈاکٹر ہم پہلے بات کر رہے تھے, آپ نے وٹامن سی کی بات کی. یہ جو پولن الرجی اس حوالے سے آپ نے کہا وٹامن سی اگر آپ کا مطلب جسم میں اس کی جو ایک مقدار ہے وہ پوری ہے تو آپ کو کسی قسم کے کوئی مسائل نہیں ہوں گے. یہ جو وٹامن سی ہے اس کی کیا آپ ٹیبلٹ بھی لے سکتے ہیں یا کنو کھا کر یا فوڈ کے تھرو ہی آپ جو وٹامن سی ہے وہ پوری کریں تو زیادہ بیسٹ ہے؟ ہر ایک نیوٹریشن کا سورس اگر نیچرل ہو تو وہ زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے, وہ وجود جسم اس کو زیادہ ایکسیپٹ کرتا ہے, تو مالٹو کے طور پہ کینو کے طور پہ استعمال کریں تو زیادہ بہتر ہے. اور اگر آپ وٹامن سی وافر مقدار میں لیں گے تو وہ جو ہسٹامین پروڈکشن ہے جو پولن کے ریئیکشن میں امیون سسٹم ریلیز کرتا ہے اس کی پروڈکشن سلو ہو جاتی ہے اور کم ہو جاتی ہے, یعنی مریض کی تکلیف جو ہے وہ آسان ہو جاتی ہے, قابل برداشت ہو جاتی ہے. ادروائز پولن الرجی کے جتنے بھی پیشنٹس ہیں وہ ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے, ان کی سانس جو ہے وہ بند ہوتی رہتی ہے اور پوری رات وہ جاگتے رہتے ہیں. جی بالکل. کچھ ایسی ہیبٹس ہوتی ہیں, اریٹیٹنگ ہیبٹس ہوتی ہیں جو دوسرے لوگوں کو تنگ کرتی ہیں. ان میں ہے ایک دانتوں کا کریچنا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سوتے میں اپنے دانت کریچتے ہیں اور اس سے کتنی مطلب کہ دوسروں کو تنگی ہوتی ہے اس چیز کی. ڈاکٹر کیا کہیں گے کہ کون سی ایسی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے؟ دانتوں کا کریچنا یا ٹیتھ گرائنڈنگ جو ہے یہ عموماً جس بندے کو یہ پرابلم ہو اس کو اس کا نہیں پتہ چلتا. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ نیند میں ہوتا ہے. عموماً کوئی اور اس کو بتاتا ہے کہ آپ رات کو ٹیتھ گرائنڈ کر رہے ہیں, تو اس کی وجہ زیادہ تر جو ہے وہ انزائٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اینکشیس ہوتے ہیں جن کو انزائٹی بہت زیادہ ہوتی ہے. انزائٹی اس کی بہت بڑی ایک وجہ ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں ان کی نیند جو ہے وہ ٹھیک نہیں رہتی. ٹھیک ہے, انسومنیا کی وجہ کا جو شکار ہوتے ہیں جن کی نیند ڈسٹرب ہوتی ہے 1 گھنٹہ 2 سو جاتے ہیں لیکن وہ بھی پھر اس طرح کے ایپیسوڈ وہ سفر کرتے ہیں جس طرح ٹیتھ گرائنڈ ہو گیا اور نیند میں خواب آتے ہیں ان کو عجیب قسم کے اور پھر وہ اٹھ جاتے ہیں. تو اعصابی کمزوری اس کی بڑی وجہ ہے, نروس ڈیبلٹی. جی, اعصابی کمزوری اس کی سب سے بڑی وجہ ہے. ابھی دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ لائن پر کون موجود ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب اور کہاں سے؟ جی میرا نام عامر ہے, میں اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں. بیسیکلی میرا بھتیجا ہے جو کراچی میں ہوتا ہے, اس کے حوالے سے مجھے کچھ جی عامر سوال کیجیے گا. علاج کروایا انہوں نے لیکن فائدہ نہیں ہو پایا. دوبارہ سوال پوچھئے گا. جی سوال یہ ہے کہ جی میرا جب بھتیجا پیدا ہوا تھا تو جو پیدا ہوا تو وہ رویا نہیں تھا. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے, اچھا اس کی جو ڈلیوری ہوئی تھی وہ جو کیپ سے کھینچنے کے بعد بچے کو پیدا ہوتا ہے نا, اس سے ہوئی تھی اور اس کا اچھا خاصا ان کے دماغ پہ نشان بھی پڑ گیا تھا. اچھا ٹھیک ہو گیا. پری میچور تو نہیں برتھ ہوئی تھی نا؟ نہیں پری میچور تو نہیں ہوئی تھی, نارمل ڈلیوری تھی. اور وہ جب بچہ پیدا ہوا تو وہ کیپ جو ہے نا نشان اچھا خاصا مطلب اس سے اس کا نشان آ گیا تھا. اس کے بعد سے وہ جو اس کا نیچے کا دھڑ ہے نا وہ کھڑا نہیں ہو سکتا, نہ وہ بات کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, ابھی ان کی عمر کتنی ہے؟ ان کی اس ٹائم عمر 9 سال ہے. ٹھیک ہو گیا. اور آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں تو سر اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں, لیکن یہ جو میرا مریض ہے وہ کراچی میں ہے. ٹھیک ہو گیا. مریض کراچی میں ہے. اور مریض کو کوئی پیدائش کے بعد کوئی فٹس وغیرہ کوئی جھٹکے وغیرہ تو نہیں پڑے؟ نہیں اس طرح کا کچھ معاملہ نہیں ہوا. اور اسپیچ وغیرہ باقی ہر ایک چیز ٹھیک ہے؟ جی بالکل ٹھیک ہے. اور جب وہ اب اس کو جو ظاہر سی بات ہے وہ بہت ہی مطلب وہ جو نہیں ہوتی چھوٹے بچوں کو ڈائٹ دیتے ہیں تو وہ کھاتا نہیں, لیکوڈ جو ہے وہ دیتے ہیں لیکن وہ بالکل نہیں کھاتا, نہ وہ کھڑا ہو سکتا ہے اور مطلب وہ
बोल भी नहीं सकता, लेकिन सुन सकता है, इशारा करता है, और कोई मतलब खुश भी होता है, गुस्सा भी करता है। ठीक हो गया, इस पे मैं बात कर रहा हूँ और आप अब उस बच्चे का एक वीडियो क्लिप जो है वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कीजिएगा, क्योंकि ये बच्चा मुझे सेरेब्रल पल्सी का शिकार लग रहा है, मैं इस पे बात भी करूँगा। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। इसका जवाब डॉक्टर साहब आपसे लेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक, एक मरतबा फिर खुश आमदीद। आप देख रहे हैं सेहत और तंदुरुस्ती विद आकाशा यासीन, और बहुत कुछ सीखने को आपको भी मिल रहा है, और मैं इसी तरह नहीं बैठी, मैं भी बहुत कुछ यहाँ पर बैठकर सीख रही हूँ। ब्रेक पर जाने से पहले एक कॉलर थे हमारे साथ आमिर, और उन्होंने एक सवाल किया था, उसके जवाब से आएंगे। जी डॉक्टर जी, इन्होंने सवाल किया कि इनका एक बच्चा है जो पैदाइश के बाद रोया नहीं, और वो अभी उसकी उम्र 11 साल हो गई है, लेकिन वो चल नहीं सकता और वो खुराक भी सही तरीके से नहीं कर पा रहा। तो जो बच्चा पैदाइश के बाद रोता नहीं है, उसमें होता यूँ है कि दिमाग को ऑक्सीजन जो है वक्त पे नहीं मिल पाती, ठीक है। तो दिमाग एक बहुत सेंसिटिव ऑर्गन है, इसको अगर ऑक्सीजन थोड़ी देर के लिए भी रोक दी जाए तो दिमाग के सेल्स जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, और उसको हम फिर कहते हैं हाइपोक्सिक इस्कीमिया, ठीक हो गया। तो सेरेब्रल पल्सी का शिकार है ये बच्चा, ठीक है, दिमागी कमज़ोरी का शिकार है। ना रोने की वजह से इस बच्चे का दिमाग जो है वो इफ़ेक्ट हुआ है। दिमाग का वो हिस्सा जो स्पीच कंट्रोल करता है, जो जिस्म को कंट्रोल करता है, वो वीक रह गया। इसमें होता यूँ है कि बच्चा फिर डिले माइलस्टोन में चला जाता है, यानी चलने फिरने का माइलस्टोन जो हो गया, जो बोलने का हो गया, स्पीच का, वो जो है ये बच्चा अपनी उम्र में नहीं अचीव कर पाता। तो जब इनकी उम्र गुजरती जाती है तो फिर वालिदैन फ़िक्रमंद हो जाते हैं कि ये बच्चा तो नहीं चल रहा, फलाने का बच्चा तो 1 साल में चल रहा था और हमारा तो 2 साल का तो ये 11 साल का हो गया ना बच्चा। तो डेफिनेटली ये बच्चा जो है सेरेब्रल पल्सी का शिकार है, अभी भी कुछ गया नहीं है 11 साल की एज में। ये बिल्कुल ठीक हो सकता है, ये काबिल इलाज है, लेकिन इसकी प्रॉपर हिस्ट्री जाननी ज़रूरी है। आया ये स्पास्टिक सेरेब्रल पल्सी तो नहीं है, ठीक है। इसमें फिर बाद बच्चे होते हैं जिनके जिस्म जो है वो अखड़े हुए होते हैं, ठीक है, उनके पट्टे जो हैं वो स्टिफ हुए होते हैं, और अगर उनको बग़ैर इलाज के छोड़ दिया जाए, बग़ैर फिजियोथेरेपीज़ के छोड़ दिया जाए, तो इनके पाँव जो है वो डिफ़ॉर्मिटी की तरफ चले जाते हैं, इनका जो स्पाइन है वो भी डिफ़ॉर्मिटी की तरफ चला जाता है। तो इनको चाहिए कि इस बच्चे की मुसलसल जो है वर्जिश करते रहें, और इनकी एक वीडियो हमें सेंड कर दें ताकि मैं देख लूँ और इनकी दवाइयाँ कुछ इनको बता सकूँ। आमिर, हम चाहते हैं कि ये जो आपने ये जो हमारे साथ कुछ देर पहले कॉलर थे, इनका ये जो बच्चा है, जो भी केस है बिल्कुल ठीक हो जाए, तो काइंडली आप ये जो व्हाट्सएप नंबर है हमारी स्क्रीन पर भी आ रहे हैं, तो आप काइंडली डॉक्टर हसीब खानज़ादा साहब से कांटेक्ट कीजिए, और जो भी ये वीडियो है इनके साथ शेयर कीजिए, ताकि जल्द अज जल्द इस बच्चे का इलाज शुरू किया जा सके। अभी देखते हैं कि हमारे साथ लाइन पर कौन मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब और कहाँ से? अदील बात कर रहा हूँ अहमदाबाद से। जी अदील, क्या सवाल है आपका? मेरे वालिद साहब है, एक तो हार्ट के पेशेंट है ना, ठीक है। तो दूसरा सर उनका ये मसला है कि उनको छोटे पेशाब की बहुत तकलीफ है। रात को उठते हैं पेशाब के लिए? जी, रात को उनको उठना पड़ता है पेशाब के लिए? छोटे पेशाब के लिए, जब छोटा पेशाब करते हैं उसके बाद बहुत तकलीफ होती है, जलन बहुत है। जलन बहुत है, ठीक हो गया। उनकी उम्र कितनी होगी तकरीबन? उम्र 60 साल है। उनका अल्ट्रासाउंड आपने करवाया है? अल्ट्रासाउंड करवाया था। प्रोस्टेट का कोई मसला था उनका? पेट का कोई मसला नहीं था। प्रोस्टेट तो नहीं बढ़ा उनका ना? जी, जो आपके अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट्स हैं वो डॉक्टर साहब के साथ शेयर कर दीजिए। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए डॉक्टर। ठीक हो गया। तो वालिद साहब इनके हैं और हार्ट कंडीशन भी है उनको, और पेशाब के बाद उनको जलन होती है, ठीक है, यूरेथ्रा में उनको जलन होती है। तो इनको तो पहले दवाई बता देते हैं। दवाई है कैंथरस। हाँ, कैंथरस जो है बड़ी अच्छी दवाई है, लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट की बड़ी अच्छी दवाई है। कैंथरस इन्होंने 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करवानी है, 5 कतरे सुबह और 5 कतरे शाम को, तो इनका ये मसला हल हो जाएगा। लेकिन इन्होंने अगर अल्ट्रासाउंड करवाया है तो वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे इनको सेंड करना चाहिए, क्योंकि ख़ासकर मर्दों में जब एज 50 से ज़्यादा हो जाती है तो प्रोस्टेट के रिलेटेड मसाइल जो है वो आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, जिसमें फिर प्रोस्टेट जो है अपने
साइज से ज़्यादा बड़ा हो जाता है, यानी 20 ग्राम से कम होना चाहिए, वो अक्सर जो है 40-50 ग्राम पे चला जाता है, जिसकी वजह से यूरिन इनकॉन्टिनेंस, यूरिन रिटेंशन, यूरेथ्रल बर्निंग, ये सारी चीज़ें जो है उसके बाद जो है महसूस होनी शुरू हो जाती है। और प्रोस्टेट के पेशेंट जो है वो रात को बार बार पेशाब के लिए उठना पड़ता है उनको 2-3 दफ़ा। बास तो ऐसे भी पेशेंट होते हैं जो 10-10 मरतबा उठते हैं पेशाब के लिए, तो वो भी काबिल इलाज है अगर इनका ऐसा कोई मसला है तो। आपके वालिद साहब की जो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है वो डॉक्टर हसीब खानज़ादा साहब के जो व्हाट्सएप नंबर है आप उस पर शेयर कर दीजिए, ताकि जो भी मसाइल हैं उससे ये आपको बता दें। और इन्होंने जैसे कहा कि काबिल इलाज है, यानी कि इस चीज़ का भी इलाज किया जा सकता है। व्हाट्सएप नंबर एक मरतबा फिर आपको बताते चलूँ, 0300339378, और आप कॉल भी इनको कर सकते हैं 030091116681 पर आप इनको कॉल सकते हैं, और आप हमें भी कॉल कर सकते हैं 0514102249। और अभी देखते हैं हमारे साथ लाइन पर कौन मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी कौन साहब और कहाँ से? जी मैं हैदरी बात कर रहा हूँ दीना से। जी सर क्या सवाल है आपका? जी डॉक्टर साहब से पता करना था, हमारे बुजुर्ग हैं तकरीबन 65 साल उनकी उम्र है, उनको बुखार हुआ है, तो बुखार के बाद ना खुश्क खांसी है। अच्छा, तो इसके लिए बहुत ज्यादा सिरप इस्तेमाल किए हैं, तो इसका पता करना था कि कौन सी जो है ना वो मेडिसिन इस्तेमाल करें। ठीक हो गया, मैं आपको एक दवाई बताऊंगा, वो आपने इस्तेमाल करवानी है उनको, ठीक है? ठीक हो गया। तो उनको खुश्क खांसी है। ठीक है, खुश्क खांसी के लिए ही मैं आपको दवाई बता दूंगा, इस पे थोड़ी बात भी करूंगा, ठीक है? बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी ठीक हो डॉक्टर। गया। तो इनके बुजुर्ग हैं, उनको खुश्क खांसी है, तो इसमें बड़ी अच्छी दवाई है नट्रम सल्फ। नट्रम सल्फ 6x पोटेंसी में, ठीक है? ठीक है। 6x पोटेंसी में ये गोलियों की शक्ल में आती है। ये जब इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह इनका जो रेशा है वो थोड़ा आएगा, ठीक है? खांसी में अभी तो इनकी खांसी खुश्क है, तो थोड़ा रेशा निकलेगा खांसी में, तो इंशाल्लाह इनकी खांसी भी ख़त्म हो जाएगी, और इनकी अगर सांस की कोई प्रॉब्लम है एसोसिएटेड तो वो भी ठीक हो जाएगी। अच्छा, कुछ लोगों को अगर खांसी स्टार्ट होती है तो काफ़ी अरसा रहती है, मतलब जल्दी जल्दी वो जाती नहीं है, तो उनके लिए भी यही दवा? बिल्कुल, नट्रम सल्फ जो है वो बड़ी कामयाब दवा है। जी जी, आपका जो मसला है वो तो डॉक्टर साहब ने जो आपने सवाल किया उसका जवाब तो डॉक्टर साहब ने देख दिया। अच्छा डॉक्टर साहब, हम एक बात कर रहे थे कि कुछ लोगों में जो आदत होती है रात को सोते हुए वो जो दांत करीचते हैं, तो कुछ लोग जो होते हैं वो जागते में भी यही काम करते हैं, वो शरारत करते हैं या वाकई उनके साथ भी कोई असाबी मसला होता है? देखिए जी, अगर जागते हुए कर रहा है तो वो जाहिर है वो किसी ना किसी जहनी बीमारी का शिकार होगा, ठीक है? या वो शरारती तौर पे करेगा, ठीक है? लेकिन आम तौर पे इंसान इस तरह नहीं करता, क्योंकि इससे जो है वो सर पे बहुत स्ट्रेस पड़ता है और चेहरे में दर्द होना शुरू हो जाता है, सर में भी दर्द होना शुरू हो जाता है। लेकिन ये असाबी कमज़ोरी, एंजाइटी और डिप्रेशन की अलामत है, ठीक है? वो लोग जो एंजाइटी का शिकार होते हैं, वो लोग जिनकी नींद ठीक नहीं है, वो लोग जिनको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, वो इसका शिकार होते हैं। और ये ज़्यादातर जो है नींद की हालत में होता है, यानी पेशेंट को खुद नहीं पता चलता कि मैं इस तरह की हरकत कर रहा हूँ। जी। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि अब हमारे साथ लाइन पर कौन मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन और कहाँ से? जी मैं मिसेज असलम बात कर रही हूँ चकवाल से। जी क्या सवाल है आपका? जी मेरा सवाल है कि तकरीबन 2 हफ्ते हो गए, मेरे पीछे कंधों से लेकर और कमर तक नीचे बहुत ज्यादा दर्द होता है। काम काज करने से बहुत ज्यादा इतना शदीद दर्द होता है कि मुझसे ना चला जाता है ना बैठ जाता है। और रात को जिस करवट पे लेटती हूँ वो करवट सो जाती है, बिल्कुल उस जिस्म का हिस्सा सो जाता है बिल्कुल। आपकी उम्र कितनी है? जी मेरी 40 साल उम्र। ठीक हो गया। और आप जरा अपनी तकलीफ बताएं वाज़ेह करके कि आपकी तकलीफ कमर से टांग में भी आती है या कमर में ही रहती है? जी कमर में, कंधों से लेकर गर्दन और कंधों में, अच्छा, नीचे कमर तक होती है दर्द। ठीक हो गया। मैं आपको एक दवाई बताऊंगा, वो इस्तेमाल करनी है, और आप अपना तकिया जो है वो पतला से पतला रखें, ठीक है? पतला तकिया रखा करें। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी डॉक्टर। तो सर्वाइकल से इनकी प्रॉब्लम उठ रही है, तो इसमें कास्टिकम अच्छी दवाई है, कास्टिकम, और दूसरी दवाई इसमें कलकेरिया कार्ब, ठीक है? कास्टिकम और कास्टिकम जी ठीक है। और कलकेरिया कार्ब जी। कास्टिकम इन्होंने 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करनी है, 5-5 कतरे, और कलकेरिया कार्ब भी इनको
30 पोटेंसी में इस्तेमाल करनी चाहिए, 5 कतरे सुबह और 5 कतरे शाम को, तो इंशाल्लाह इनकी ये तकलीफ 1-2 दिन में ख़त्म हो जाएगी। इंशाल्लाह अफाका होगा। और बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। डॉक्टर साहब, कुछ लोगों को ये जो हील्स पेन होता है, ख़ास तौर पे बुज़ुर्गों में ये जो पेन है ये बहुत ज़्यादा देखा जाता है, तो इसके वजूहात क्या है? हील पेन तो यूरिक एसिड की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। अगर यूरिक एसिड किसी का कंट्रोल नहीं है तो उनके हील्स में पेन हो सकता है, एंकल्स में उनके पेन होता है, और फिर ये पेन जो है घुटनों में भी हो सकता है। इसी तरह अगर वज़न किसी का ज़्यादा है, ओबिसिटी है किसी को, और उसका काम ज़्यादा खड़े होने का है, तो जो लिगामेंट्स हैं आपके हील्स में वो स्ट्रेन हो जाते हैं, जिसकी वजह से दर्द हो सकता है, ठीक है। इसी तरह बाज़ औक़ात ये हील में जो है बोन्स पर भी आ जाता है, एक्सोस्टोसिस आ जाती है, उसकी वजह से भी हो सकता है, जिसमें फिर ऑपरेशन करवाना होता है, ठीक है। इसी तरह और भी काफ़ी सारी इसकी वजूहात हैं। और इनका होम्योपैथिक में इनका इलाज जो है वो बिल्कुल, मौजूद है। और लीडम इसकी बड़ी अच्छी दवाई है। लीडम। अगर हील में पेन है और किसी भी वजह से है तो लीडम अगर आपके पास मौजूद है और 5 कतरे आप लेंगे उससे, तो ये दर्द आपका फौरी तौर पे ख़त्म हो जाएगा। लीडम अगर आपके पास मौजूद है तो आपको हील पेन अब नहीं होगा। देखते हैं अभी हमारे साथ लाइन पर कौन मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब और कहाँ से? ताजलगुल 410 से बोलती है। ये इनके बाप मरहूम हमारा बड़ा ताल्लुकदार है, उर्दू मुझे नहीं है। ठीक है, आप खैर पश्तो में भी बात कर सकते हैं, पश्तो में। गुर्दे पर एक पुली है और तसुन में पुले। अच्छा, गुर्दे में पुल्ली है, ठीक हो गया, ठीक हो गया। हाँ, इसका मैं क्या करता है? ठीक हो गया, मैं आपको दवाई भी बताता हूँ। और आप कहाँ से बात कर रहे हैं? 4 4 आपका खर्चा, आपका पैसे कितना है जी? हम जब आता है तुम्हारे पास तो कितना खर्चा है? कोई खर्चा नहीं होता, कोई खर्चा नहीं होता। 2,000 रुपए से ज्यादा खर्चा नहीं होता आपका। आप पेशावर तशरीफ ले आए और अपने गुर्दों का अल्ट्रासाउंड भी लेके आए, और मैं आपकी मर्ज पे बात भी करूंगा, ठीक है? खैरी इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। हम आता है। शुक्रन, हाँ शुक्रन, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। ठीक हो गया। तो इन्होंने पश्तो में भी कुछ बताया, उर्दू में मैंने तभी ने शुक्रन बोल दिया जी। उर्दू में इन्होंने बताने की कोशिश की। तो इनके पॉलीसिस्टिक किडनीज हैं, ठीक है, गुर्दों में रसोलियाँ, ठीक हो गया। तो जब गुर्दों में रसोलियाँ आ जाती है, सिस्ट आ जाते हैं, तो इसका इलाज जो है वो फौरी तौर पे करवाना चाहिए। दूसरा इन्होंने पूछा ना कि ख़र्चा तो ज़्यादा नहीं आता, मैं कहा नहीं, इतना ख़र्चा नहीं आता इस पे, ठीक है। तो ये काबिल इलाज है पॉलीसिस्टिक ओवरीज। इनको चाहिए कि चावल फौरी तौर पे बंद करें, चावल इनको बिल्कुल नहीं खाने चाहिए, चावल का खुराक इनको बंद कर देना चाहिए, और इनको विज़िट करना चाहिए हमारे पेशावर वाले क्लिनिक, क्योंकि 4 से इनका ताल्लुक़ है। तो पेशावर ये आ सकते हैं, जुमेरात वाले दिन हम पेशावर में होते हैं, इनके रिपोर्ट्स देख के इनका इलाज शुरू करेंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल। अब बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की जानिब, यानी कि दमा की जो बीमारी है, इसकी अलामात क्या है, इसकी वजूहात क्या है, और ये किस वजह से होती है, कौन से लोगों को ज़्यादा होती है। जी डॉक्टर, दमा की बीमारी होती क्यों है, ये पहले बताइएगा। दमा तो 2 वजह से हो सकती है, ठीक है। एक इंट्रिंसिक है, ये एक एक्सट्रिंसिक है, ठीक है। यानी एक एलर्जी की वजह से भी हो सकती है और एक नॉन एलर्जी की वजह से भी हो सकती है। तो इम्यून सिस्टम के रिलेटेड बीमारी है दमे की, ठीक है। अगर इम्यून सिस्टम आपका कमज़ोर हो गया है और दमे की बीमारी आपको डेवलप हो गई है, तो आपके सांस में प्रॉब्लम आएगी। आप अगर थोड़ी देर चलेंगे तो आपकी सांस में प्रॉब्लम होगी, घुटन होगी, चेस्ट में आपकी कंजेशन होगी, खिंचाव आप महसूस करेंगे चेस्ट में, ठीक है। और पूरी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम जो है वो आपको होगी। और ये जो दमा की बीमारी है, इससे बचा कैसे जा सकता है, ये आपको भी बताएंगे। और क्या इसमें का जो इलाज है वो होम्योपैथिक में मौजूद है? जी डॉक्टर साहब बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, दमे का इलाज होम्योपैथिक में मौजूद है। और ये जो बीमारी है, इससे अमूमन बचा कैसे जा सकता है? अगर आप होम्योपैथिक दवा यूज़ नहीं करते या किसी भी एलोपैथी के पास नहीं जाते, तो आप मतलब क्या करें तो आप इस दमा की जो बीमारी है किसी हद तक इससे बच सकते हैं? देखें, एक एलर्जिक दमा होता है, एक नॉन एलर्जिक दमा होता है, ठीक है। एलर्जिक दमा जो है, एलर्जिक अस्थमा, वो किसी भी चीज़ से आपको हो सकता है, लेकिन नॉन एलर्जिक जो दमा है वो आपको
خاندانی بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. اگر خاندان میں آپ کی یہ پرابلم آ رہی ہے تو پھر آپ کو بھی ہو سکتا ہے. اس میں پھر آپ کو ٹریٹمنٹ جو ہے وہ کروانی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ دمے میں ہوتا یوں ہے کہ آپ کے جو سانس کی نالیاں ہیں، آپ کے جو الویلائز ہیں، جو سانس کے غبارے آپ کے ہیں لنگس کے اندر چھوٹے چھوٹے جسے الویلائز کہا جاتا ہے، تو وہ جو ہے اس میں انفلیمیشن ہو جاتی ہے، اس میں سوزش ہو جاتی ہے. اس سوزش کی وجہ سے آپ کی آکسیجن جو ہے وہ صحیح نہیں انہیل ہو پاتی، جس کی وجہ سے آپ کے پورے جسم میں آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے. آپ کو کارڈیک فیلئر بھی ہو سکتا ہے. اگر آپ کے خاندان میں یہ بیماری موجود ہے، یعنی کہ اگر یہ خاندانی بیماری ہے تو یہ آپ کو بھی ہو سکتی ہے، لیکن بالکل ٹینشن نہیں لینی کیونکہ اس کا جو علاج ہے وہ موجود ہے. دوا کے تھرو اس کا علاج آپ کا کیا جا سکتا ہے. ابھی دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ لائن پر کون موجود ہے. السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی، کون اور کہاں سے؟ بلوچستان سے کوئٹہ سے بات کر رہی ہوں. جی. میرے ہسبینڈ کی عمر 40 سال ہے اور میدے میں گرمائش ہے اور کوئی طاقت کی چیز کھا لے تو ایک دم ہضمیہ نہیں کر سکتے. دن میں 4 دفعہ ڈائجسٹ اینٹی استعمال کرتے ہیں. طاقت کی کوئی چیز نہیں کھا سکتے. آپ کی عمر کتنی ہے؟ میری عمر نہیں، میرے ہسبینڈ کی عمر 40 سال ہے. ان کی عمر 40 سال ہے اور ان کو معدے کی تکلیف زیادہ ہے؟ جی، گیس بھی ہوتی ہے اور گرمائش بھی زیادہ ہے. طاقت کی چیز جو ہے نہیں کھا سکتے. درد نہیں ہوتا لیکن گرم چیز نہیں کھا سکتے. طاقت کی کوئی چیز نہیں استعمال کر سکتے. پیٹ خراب ہو جاتا ہے. اسٹمک بہت ویک. ٹھیک ہے، میں آپ کو دوائی بتا رہا ہوں، یہ استعمال کروائیے گا، ٹھیک ہے. اوکے. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے، بہت شکریہ. تو نکسومی کا دوائی ہے، لیکسومیکا نہیں، نکسومیکا 30 پوٹنسی میں استعمال کرنی ہے تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے. انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے اور بالکل امید کے ساتھ یہ جو دوا ہے آپ استعمال کیجئے، بہت جلد افاقہ ہوگا. ڈاکٹر صاحب یہاں پر بھی سٹمک کا مسئلہ آ جاتا ہے، یعنی کہ ان کا سٹمک اتنا ویک ہو چکا ہے کہ اب یہ اگر کوئی بھی آرگینک چیز لیتے ہیں، کوئی طاقت کی کوئی بھی چیز لیتے ہیں تو مطلب ان کا جو سٹمک ہے ایکسیپٹ نہیں کرتا اس چیز کو. جی بالکل. تو مطلب یہ ہوا کس وجہ سے؟ یہ ظاہر ہے دوائیاں استعمال کی ہوں گی، ٹھیک ہے. کوئی بھی ایلوپیتھک دوائی اگر آپ استعمال کرتے ہیں، خواہ وہ سادہ پیراسیٹامول، ایفیکٹس ہیں وہ اس صورت میں آپ کو اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آپ کے معدے کے اندر ایک ممبرین ہوتی ہے جیسے میوکس لائننگ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جو حساس ہوتی ہے، سینسیٹیو ہوتی ہے. تو وہ ممبرین جو ہے وہ آپ کی الٹی پلٹی دوائیاں کھانے سے وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے. اس کو پھر واپس ٹھیک ہونے میں کافی عرصہ لگتا ہے. اور پھیپھڑوں کی جو بیماری ہیں وہ کس وجہ سے ہوتی ہیں، ان کی کیا وجوہات ہوتی ہیں اور کون سی ایسی بیماریاں پھیپھڑوں کی جو زیادہ دیکھنے میں آتی ہیں؟ دیکھیں جی، پھیپھڑوں کی تو COPD بھی آتی ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح استھما بھی ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح برونکائٹس بھی ہے، اسی طرح کرونک برونکائٹس بھی ہے، اسی طرح کافی ساری اور بھی سانس کی بیماریاں ہیں. لیکن جو استھما ہے، استھما دمے کا مرض، یہ بہت زیادہ سامنے نظر آ رہا ہے. اور اگر دمے کو بغیر علاج کے چھوڑ دیا جائے، اس کا علاج نہ کیا جائے تو پھر لنگ فیبروسس کی طرف بھی بات چلی جاتی ہے. یعنی کہ لنگز کے کافی حصے جو ہیں وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں، وہ پھر irreversible ہوتے ہیں. یعنی پھیپھڑوں میں جو ہے باقاعدہ سسٹ بن جاتے ہیں، فیبروسس بن جاتے ہیں، گلٹیاں بن جاتی ہے، جس سے پھر سانس لینے میں بہت دشواری ہوتی ہے. اور پیشنٹ جو ہے وہ پھر 2-3 قدم سے زیادہ اگر لے تو اس کو شدید تکلیف ہوتی ہے، تھکاوٹ، سانس خراب ہونا، چیسٹ میں آواز آنا اور کافی اس طرح کے پرابلمس. جی بالکل، بہت زیادہ یہ جو مسائل ہیں آگے جا کر بڑھ جاتے ہیں اور ان مسائل کو آپ اگر آپ کے ساتھ میں سے کسی کو بھی یہ مسئلہ ہے تو آپ ہمیں کالز کیجئے، ہمارے ڈاکٹر سے رابطہ کیجئے. ان کا جو کال آپ انہیں کر سکتے ہیں وہ نمبر ہے 030091116681 پر آپ انہیں کال بھی کر سکتے ہیں. اور جو بھی آپ کی رپورٹس ہیں، کوئی الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹس ہیں اور کسی قسم کی جو بھی آپ نے آج تک ٹیسٹ کروائی ہیں وہ رپورٹس بھی آپ شیئر کر سکتے ہیں. 0300333938 پر آپ واٹس ایپ پر بھی ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ ہمیں بھی کالز کر سکتے ہیں 051-410-2249 پر آپ ہمیں کالز کیجئے اور آپ کے جتنے بھی سوالات ہیں وہ ہمارے سامنے رکھیے. دیکھتے ہیں ابھی ہمارے ساتھ لائن پر کون موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ جی میں علی پور سے ایمان فاطمہ بات کر رہی ہوں. جی میم کیا سوال ہے آپ کا؟
میرا سوال یہ ہے کہ میری بچی ہے 15 سال کی، 2nd ایئر میں نا، جی تو ایک تو ہیلو جی جی بولیے گا. ایک تو زیادہ یہ بیمار رہتی ہے جی اور دوسرا کھانا پینا اس کا اس طرح بھوک نہیں لگتی نا، ٹھیک ہو گیا، اور ویک ہے. ٹھیک ہو گیا. مینسس سائیکل ان کا ٹھیک ہے، بالغ ہو چکی ہے بچی؟ جی جی ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. میں آپ کو ایک دوائی بتاؤں گا. اور کبھی اس کو بچپن میں یرکان یا ٹائیفائڈ وغیرہ تو نہیں ہوا؟ ٹائیفائڈ ہوا ہے. ٹائیفائڈ ہوا ہے، اس میں علاج اس نے کروایا تھا؟ جی جی اور پرہیز بھی پراپر علاج ہوا ہے اس کا ڈاکٹر صاحب سے نا. ٹھیک ہو گیا. میں آپ کو 2 دوائیاں بتاؤں گا، دونوں آپ نے استعمال کروانی. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے اور آپ سے جواب جانیں گے، لیکن یہاں پر وقت ہوا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویری مچ ویلکم بیک. ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. ہم ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آپ کے سوالات کے جوابات دینے کے لیے. یعنی کہ میں نہیں، میرے جو ڈاکٹر صاحب یہاں پر موجود ہیں وہ آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے. بریک پر جانے سے پہلے ایک کالر تھی ہمارے ساتھ اور انہوں نے اپنی بیٹی کا جو مسئلہ تھا وہ ڈاکٹر حسیب خان زادہ صاحب کے سامنے رکھا تھا، اسی پر جواب دیتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب. اچھا، وہ ٹائیفائڈ کی ہسٹری بھی ان کی تھی، ٹھیک ہے. تو پوسٹ ٹائیفائڈ کمپلیکیشنز بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں، لیکن لوگوں میں اس بات کی اویئرنیس نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. پوسٹ ٹائیفائڈ کمپلیکیشنز میں اسی طرح ہوتا ہے کہ لاس آف ایپیٹائٹ ہو گیا، یعنی بھوک کا نہ لگنا ہونا، ٹھیک ہے. اسی طرح ویٹ لاس ہونا، کمزور ہو جانا، ٹھیک ہے، خوراک کو دل نہ کرنا، اور صبح جب اٹھیں تو الٹی کی کیفیت ہونا، نوزیا جسے کہا جاتا ہے. تو یہ ساری جو ہے پوسٹ ٹائیفائڈ کمپلیکیشنز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. ان کو دور کرنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے. تو اس میں چلیڈونیم بڑی اچھی دوائی ہے. چلیڈونیم جی، چلیڈونیم ان کو 3x طاقت میں استعمال کرنی چاہیے، 10 قطرے صبح اور 10 قطرے شام کو. دوسرا جو ان کی میڈیسن ہے وہ ہے ٹائیفائیڈینم، ٹھیک ہے. ٹائیفائیڈینم جو ہے وہ نوسوڈ ہے، ٹھیک ہے. وہ 200 پوٹنسی میں استعمال کریں گے اور ہفتے میں صرف 1 دفعہ 1 ڈوز، ٹھیک ہے. تو 1 مہینے تک یہ ٹائیفائیڈینم بھی استعمال کرے تو انشاءاللہ ان کی اوورال ہیلتھ جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی، اور جو پوسٹ ٹائیفائڈ جو کمپلیکیشنز ہیں ان کو یہ بھی ختم ہو جائے گی. ان کا ویٹ جو ہے گین ہونا شروع ہو جائے گا، ان کی رنگت جو ہے واپس کھل جائے گی. اچھا، سم ٹائم ایسا ہوتا ہے ڈاکٹرز کے بہت زیادہ ہیوی ڈوز لینے کے بعد آپ کو بھوک لگنا ویسے ہی ختم ہو جاتی ہے. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ ایسے میں آپ نہ تو اس دوا سے پیچھے ہٹ سکتے اور نہ آپ اس طرح خوراک لے سکتے ہو، تو پھر ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ مطلب کون سی دوا؟ کوئی بھی، اگر آپ مطلب کہ آپ کو کوئی بھی بیماری ہے اور اس پر اگر آپ ہیوی ڈوز لیتے ہو، اگر آپ کو بلڈ پریشر کا ایشو ہے، آپ کو شوگر بھی ہے، آپ کو اور 2-3 مسائل ہیں، ان پہ ہیوی ڈوز اگر ڈاکٹر آپ کو ریکمینڈ کرتا ہے، آپ وہ سب لیتے ہو، تو آپ کو مطلب نہ بھوک لگتی ہے، نہ کچھ کھانے کا دل کرتا ہے، ایون کہ آپ کوئی بھی ہیلدی فوڈ بھی نہیں لے سکتے اپنی صحت کو مینٹین رکھنے کے لیے. تو ایسے میں کیا کیا جائے؟ ایسے میں 1-2 کیلے کھا لینی چاہیے. 1-2 کیلے کھا لیں، کچھ نہ کچھ تو کھانا چاہیے. بالکل. آگے بڑھیں گے. بھائی چیسٹ انفیکشن کیوں ہوتا ہے بچوں میں؟ خاص طور پہ یہ ہو جاتا ہے ڈاکٹر، کیا وجوہات ہے کہ بھائی چیسٹ انفیکشن جو بھی ہو، یا تو وہ وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے اور یا وہ بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو وائرل ہو سکتا ہے یا بیکٹیریل چیسٹ انفیکشن ہو جاتا ہے، جو انیویٹیبل ہے، جس کو روکا نہیں جا سکتا، کیونکہ وائرس جو ہے وہ ہر وقت ہوا میں، انوائرمنٹ میں فلوٹ کر رہا ہوتا ہے. اسی طرح بیکٹیریاز بھی جو ہیں وہ بھی ہر جگہ پہ موجود ہوتے ہیں. بعض اوقات خوراک میں بھی آ سکتے ہیں، بعض اوقات پانی میں بھی آ سکتے ہیں، لیکن چونکہ لنگز انفیکشن ہے تو تھرو ایئر ہی اس کا جو ہے ٹرانسفر ہوتا ہے لنگز میں، ٹھیک ہے، یعنی وائرس اور بیکٹیریا. لیکن بچوں میں یہ جو چیسٹ انفیکشن ہے زیادہ بہت زیادہ ہوتا ہے. مطلب بچوں میں اگر زیادہ ہے تو اس کی وجوہات کیا؟ بچوں میں اگر بڑوں میں بہت زیادہ ہے تو اس کی کیا وجوہات ہے؟ خاص طور پہ سردیوں میں یہ جو چیسٹ انفیکشن ہے یہ ہمارے سامنے بہت زیادہ رونما ہوتا ہے. بالکل جی، سردیوں میں ہوتا یوں ہے کہ جو ہوا میں یہ جو ہیومیڈیٹی ہے یہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے. جب ہیومیڈیٹی انوائرمنٹ میں زیادہ ہو تو جو بھی وائرسز ہیں یا جو بھی بیکٹیریاز ہیں ان کو زندہ رہنے کا اچھا انوائرمنٹ مل جاتا ہے، ٹھیک ہے. وہ صحیح سروائیو کر پاتے ہیں، اور جب بھی ہم پھر اس ہوا میں ایکسپوز ہوتے ہیں اور ہم وہ وائرس یا بیکٹیریا سانس کے ذریعے انہیل کرتے ہیں تو ہم بیکٹیریاز کا وائرس انفیکشن کا شکار ہو سکتے ہیں.
हो सकते हैं। अभी देखते हैं कि हमारे साथ लाइन पर कौन मौजूद है और इनका क्या सवाल है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। कौन साहब और कहाँ से? जी मैं अल्ताफ बात कर रहा हूँ मलाकंड से। जी अल्ताफ, क्या सवाल है आपका? जी डॉक्टर साहब से ये सवाल है कि मेरा एक भाई है, तकरीबन 5 साल पहले उसको बिजली का झटका लग गया था। अच्छा। तो उसके बाद वो फिर बेहोश था। अच्छा। अभी वो ना उठ सकता है न बैठ सकता है, सिर्फ खा सकता है और लेटा हुआ है ना। ठीक हो गया। तो हमने उसकी MRI भी करवाई थी। ठीक है। तो MRI में आया था माइल्ड ब्रेन एट्रोफी। माइल्ड ब्रेन एट्रोफी, ठीक हो गया। मैं इस पे बात भी करता हूँ और मैं आपको मशवरा यही दूंगा कि अगर आप उनको ला सके, बिल्कुल वो चलने फिरने के काबिल नहीं है। जी ठीक हो गया, मैं इस पे बात करता हूँ। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। और हम उसे कहाँ लाए, मतलब पेशावर में या सवात में, भी दोनों जगह में? सवात, अगर आप सवात के करीब है, मलकंड से बात कर रहे हैं, तो हम सवात में होते हैं इतवार वाले दिन कांजू टाउनशिप में, तो उधर आप लेके आ सकते हैं। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। और अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन भी चाहिए तो ये जो डॉक्टर साहब का व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं और उनको कॉल करके भी उनका जो वहाँ की लोकेशन वगैरह वो आपसे उनसे ले सकते हैं। 0300339378 ये इनका नंबर है कॉल का, और उसके अलावा व्हाट्सएप का। और उसके अलावा आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं 0300916681 पर आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। ठीक हो गया। तो इनका केस बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको आपको समझना चाहिए। ठीक है, समझने की ज़रूरत है आपको। तो इनको बिजली का झटका लगा। ठीक है, बिजली के झटके लगने की वजह से ये पैरालाइज हो गए। ये क्यों पैरालाइज हो गए? हमारा जिस्म जो है ये आसाबी निज़ाम पे चलता है। ठीक है, जो आपका नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम भी एक बिजली की तरह का निज़ाम है। ठीक है, दिमाग जो है वो एक बिजली के सिग्नल सेंड करता है पूरे जिस्म में, जिसके नतीजे में हम मूवमेंट करते हैं और हम अपने बॉडी को कंट्रोल करते हैं। तो उस बिजली के झटके लगने की वजह से इसका जो आसाबी निज़ाम है, न सिर्फ वो डैमेज हुआ, बल्कि जो MRI में नज़र आया, दिमाग में बाकायदा एट्रोपी भी हुई, यानी दिमाग का कुछ हिस्सा जो है वो भी साथ में डैमेज हुआ। तो इस कंडीशन में मरीज़ की फौरी तौर पे एक्सरसाइज यानी फिजियोथेरेपी पे उसको डालने की बहुत ज़रूरत होती है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो नर्वस सिस्टम है, जो न्यूरो सिस्टम है, जो आसाबी निज़ाम है, अगर ये एक दफ़ा डैमेज हो जाए तो एक्सरसाइज ही वाहिद हल है और इलाज ही वाहिद हल है कि इस न्यूरो सिस्टम को वापस जनरेट किया जा सके। इन आसाबी निज़ाम में इतनी पोटेंशियल होती है, इतनी कैपेसिटी होती है कि ये नए कनेक्शंस जो है वो डेवलप कर सकते हैं। इसी नए कनेक्शंस डेवलप करने की पोटेंशियल होने की वजह से फालिज का मरीज़ भी जो है वो वापस चलने फिरने लग जाता है। इसी तरह जो ब्रेन हेमरेज के मरीज़ है, जिसकी कोई तवक्को नहीं होती कि वो वापस चलने फिरने के लायक होगा भी या नहीं, अगर उसकी भी वर्जिश की जाए और सही तरीके इलाज में उसको लेके आया जाए तो वो वापस जो है चलने फिरने के भी काबिल हो जाता है और हर एक चीज़ उसकी नॉर्मेलिटी की तरफ आ जाती है। तो इसमें सिर्फ इलाज नहीं बल्कि एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है। तो इनको चाहिए कि इस पेशेंट की जो है दिन में 3 दफ़ा एक्सरसाइज किया करें, किसी फिजियोथेरेपिस्ट से प्रॉपर गाइडेंस लें और उस गाइडेंस पे अमल करके इनकी फिजियो करें और इलाज के लिए फिर तशरीफ़ ले आएँ क्लिनिक। बिल्कुल। और अब देखते हैं कि हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद हैं, वो कहाँ से और क्या सवाल है उनका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मोहम्मद सादिक गढ़ी बुल्ला से बात कर रहा हूँ। जी सर, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि मुझे खुशक खांसी है और गले से खांसी उठती है और सुबह और शाम के टाइम पे बहुत ज्यादा होती है ना। ठीक हो गया। तो दिन को काम होती है, बस इसके लिए कोई डॉक्टर साहब से। गले से उठती है ना खांसी? गले से? जी गले से उठती है जी। ठीक हो गया, मैं आपको एक दवाई बताऊंगा, वो इस्तेमाल करें। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। ठीक हो गया। लेकेसिस दवाई है इसके। ठीक है, लेकेसिस इनको 6 पोटेंसी में इस्तेमाल करनी चाहिए। और ये जो भी दवाइयाँ बताते हैं ये लोगों को जर्मनी वाली लेनी चाहिए। ठीक है, या विल्मर शोआबे की या डॉक्टर रेक्वेक की। ठीक है, क्योंकि जर्मनी वाली दवाइयाँ जो है वो
अपनी मेडिसिन पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते और क्वालिटी फराहम करते हैं और इसी वजह से वो इफ़ेक्टिव भी होते हैं बनिस्बत पाकिस्तानी मेडिसिन के। तो लेकिसिस बड़ी अच्छी दवाई है इनकी कंडीशन के लिए, इनकी कंडीशन के लिए। और डॉक्टर साहब के जो नंबर्स हैं, चूँकि हमारे प्रोग्राम का जो वक्त है वो ख़त्म हो चुका है, बेशक ना चाहते हुए भी आपको खुदा हाफिज़ बोलना पड़ता है, आपसे बिछड़ना पड़ता है, आपसे दूर जाना पड़ता है, लेकिन फिर भी घबराना नहीं है। एक हफ्ते बाद फिर यहीं पर इसी जगह इसी टाइम आपसे फिर मुलाकात होगी। एक मरतबा फिर डॉक्टर साहब के जो नंबर्स हैं वो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। आप डॉक्टर साहब को व्हाट्सएप पे भी जो आपकी रिपोर्ट्स हैं किसी किस्म की हैं, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स हैं, वो आप शेयर कर सकते हैं 0300 333 9378 पर। और उसके अलावा आप इनको कॉल भी कर सकते हैं 0300 9116681 पर। आप डॉक्टर हसीब खानज़ादा साहब से बात भी कर सकते हैं। और जैसे कि बहुत से कॉलर्स ऐसे थे जो कि मिल भी सकते हैं उनसे, तो सवात आई थिंक सो डॉक्टर साहब सवात में जो आपका क्लिनिक है आपने बता भी दिया था, तो वहाँ पर भी आप विज़िट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आज आप वक्त पर आए और हमें टाइम दिया और हमारे व्यूअर्स का टाइम दिया। थैंक यू सो मच। इसी के साथ ही आप सबका भी बहुत शुक्रिया और हमारी ये जो टीम है इन सबका बहुत शुक्रिया। हमारे स्टूडियोज़ में जो कैमरामैन मौजूद हैं उन सबका बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही अपनी मेज़बान आकाशा यासीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।